तो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे। तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल और क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे कि मान लो एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, इसके नीचे डेंसर मीडियम है, सपोज ग्लास है या वाटर है या कोई भी लिक्विड है जो डेंसर है इन कंपेयर टू एयर। एयर को हम रेयर मीडियम मानते हैं। और दूसरा चीज़ ये दिमाग में रख लें आप कि ये जो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होता है, इसी के लिए एप्लीकेबल है ये। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर लें, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ, दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। अब यहां से मान लो एक रे हम यहां पे भेजा, दिस इज इंसिडेंट रे इन डेंसर मीडियम एंड एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल हो गया, और दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये क्या होगा, सपोज ये जब रेयर मीडियम में पास होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मान लो ये ऐसा आ गया, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। ओके, अब मान लो यहाँ से एक रे हमने और यहाँ भेज दिया और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये हो गया, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल ये इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है नॉर्मल का आई, इस वैल्यू को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो एक पोजीशन हमको ऐसा मिलेगा जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इसके सरफेस के कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल आर है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, तो इसको आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल पर ले जाते हैं इंक्रीज करते करते, सपोज यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 35 है, 38 है, कोई एक एंगल आया पर्टिकुलर, जैसे कि वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है उसका वैल्यू होता है 49 डिग्री, 49 डिग्री होता है वाटर के लिए। तो जैसे ही ये 49 डिग्री में पहुंचेगा तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसके सरफेस के पैरेलल या कोइंसिडेंट ये चला जाएगा। अब अगर मान लो इस क्रिटिकल एंगल के वैल्यू को हम और इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दें, हम एक रे और भेज देते हैं यहाँ से यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तब इस केस में क्या होता है, ये जो रे है उसी मीडियम में वापस हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिफ्लेक्शन से फिर रिफ्लेक्शन में आ जाता है। तो इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तभी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। और क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों में क्रिटिकल एंगल में रिलेशन एक निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, रिलेशन बिटवीन critical angle
एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिलेशन निकालते हैं, मतलब IC क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स म्यू। अब अभी जैसे हमने बताया कि ये जो क्रिटिकल एंगल होता है ओनली व्हेन रे पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। जैसे कि हमने वाटर से एयर में हमने इसको पास किया, तो वाटर से एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा W म्यू A, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमने मीडियम को वाटर लिया था और ये नॉर्मल है, ये क्रिटिकल एंगल है IC एंड दिस इज R जो कि इक्वल टू 90 डिग्री। तो वाटर से एयर में पास हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन साइन, प्लस स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, साइन IC अपॉन साइन R। और जो R है, R का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, उस केस में ही क्रिटिकल एंगल होता है। तो यहाँ पे हम R के प्लेस में 90 पुट कर दें, तो W म्यू A इज इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90, एंड साइन 90 का वैल्यू आपको अच्छे से पता होगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन W म्यू A इज इक्वल टू साइन IC। ओके, अब अगर हमको इसको A म्यू W करना है, W म्यू A से A म्यू W करना है, तो अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी रूल इसको हम क्या लिख सकते हैं, W म्यू A इज इक्वल टू 1 अपॉन A म्यू W इज इक्वल टू साइन IC। हमने W म्यू A को 1 अपॉन A म्यू W कर दिया। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो A म्यू W इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। तो 1 अपॉन साइन थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा, तो A म्यू W इज इक्वल टू कोसेक IC। ये इसका रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल के लिए। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो हम क्रिटिकल एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 49 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है अप्रॉक्सीमेटली है 49 डिग्री। ग्लास के लिए अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री, और जो डायमंड होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 24 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो फिश आई है, फिश मतलब समझ सकते हो कि अंडर वाटर कोई भी एक मछली है, फिश है, वो बाहर देखता है जब, तो उसको किस तरह का व्यू दिखता है, वो कितना एरिया को वो कवर कर सकता है उसका आइस। या ये समझ लो कि स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल के नीचे में कोई एक बल्ब है ना, और बल्ब की जो लाइट है वो वहाँ से बाहर आ रही है, तो वो कितने एरिया को कवर करेगा, या फिश आई उसके सरफेस में कितने एरिया को देख सकता है, ये हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिश आई का हम कॉन्सेप्ट ले लें। कोई भी एक डेप्थ है, उस डेप्थ में एक फिश ऊपर की तरफ देख रहा है, तो वो इसके सरफेस के कितने एरिया को कवर करेगा। सपोज यहाँ पे ये आइज है फिश का, ठीक है, तो यहाँ से जब देखेगा, या यहाँ पे कोई भी एक बल्ब है ना, बल्ब है या उसकी आइज है, तो यहाँ से पूरे सभी तरफ देखेगा, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसके इधर भी दिखेगा, इसको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, इसकी इधर और भी दिख सकता है, और भी जा सकता है आगे, है ना। इस तरह से ये
बहुत सारे हम रेस यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तो इन सभी रेस में क्या होता है ये हमको समझना है। अब यहाँ पे फिर वही क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर हम ये वाला लाइन के बारे में बात करें तो ये नॉर्मल और ये दो सेम है, तो ये तो सीधा देखेगा ही। यहाँ पे नॉर्मल ये हो गया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये सब में हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें और इन नॉर्मल्स और जो रेस जो आ रही हैं फीस आई से, उस एंगल के बारे में सोचें। यहाँ पे एंगल आप इंसिडेंट, यहाँ पे एंगल आप इंसिडेंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और आगे जितने भी रेस आएंगी उन सब का क्रिटिकल एंगल के बारे में सोचें। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 49 डिग्री होता है। अब अगर मान लो सपोज यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये मान लो 40 डिग्री हो गया, ये मान लो 42 डिग्री हो गया, यहाँ पे 49 हो गया, 49 डिग्री। तो जैसे ही 49 डिग्री होगा तो इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगा या उसके कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और उसके जस्ट बाद अगर हम इस थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे सपोज ये पॉइंट है, तो यहाँ पे ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तो उसी मीडियम में रे वापस आ जाएगा। सेम उसी तरह से इसके लेफ्ट साइड में भी हम देखें, ये सब एंगल को देखें। ये एंगल में मान लो सपोज ये 49 डिग्री में पहुंच गया क्रिटिकल एंगल में, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पैरेलल इसको इंसिडेंट हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसके जस्ट आगे कोई भी पॉइंट को अगर देखेगा ये, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और उसी मीडियम में रेस वापस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिश आई है इस पॉइंट तक ही देख सकता है, इसके आगे को देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ से जब इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी मीडियम में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं बाहर का। बाहर का ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा ना जब ये बाहर निकलेगा। जैसे ये सब केस में तो ये बाहर निकल रहा है, ये सब में बाहर निकल रहा है, यहाँ 90 डिग्री हो गया, इन सब केस में बाहर आ रहा है, ये सब में यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी सरफेस है उसी को देख पाएगा, उसी जगह में उसको इमेज दिखेंगे, जो भी दिखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज दिखेगा, जो भी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो एक रेडियस बनेगा, जैसे यहाँ पर एक हम पॉइंट ले लें सेंटर में, ये जो लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, उस रेडियस के सरफेस में जो एक सर्कल फॉर्म होगा, इस सर्कल के अंदर के ही ऑब्जेक्ट को देख सकता है, या ये मान के चलें कि इसके अंदर में जो भी इमेज बनेगा उसको देख सकता है। तो ये वो एरिया है जहां तक वो फिश आई सरफेस में देख सकता है। इससे बाहर क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि इसके बाद ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल में चला जाता है, और जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इसके बाद के जो पार्ट है वो नहीं देख सकता। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसमें हमको अगर एरिया फाइंड करना है कि कितने एरिया को कवर करेगा सरफेस में फिश आई, तो उसके लिए रेडियस का जानना जरूरी है। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? मान लेते हैं ये दिस इज रेडियस, ये रेडियस है r, और ये डेप्थ हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ जो है वो h है। अब इस फिगर को मैं एक अलग से बनाऊं समझने के लिए, जैसे कि सपोज ये एक हम सर्कल ड्रॉ कर लें जहाँ तक उसकी आई व्यू है, इस तरह से, और ये सेंटर हो गया, दिस इज रेडियस एंड दिस इज डेप्थ। सरफेस से फिश आई है यहाँ पे, इसकी डेप्थ h है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसको O ले लें और इसको हम A और इसको B ले लें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इस हाइपोटेनस का जो वैल्यू आ जाएगा √r² + h²। ठीक है।
अब यहाँ पे हमने बताया था कि ये पॉइंट पे जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल आईसी के इक्वल है, ठीक है। इसके आगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सेम ऐसी केस यहाँ पर भी है आईसी, और इसका जो वैल्यू होगा वो 49 के इक्वल होता है, तो ये भी 49 होगा। और इधर से इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ओके, अब ये क्या चीज़ है, डब्लू म्यू ए। अब यहाँ पे आर के वैल्यू को हम 90 डिग्री ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डब्लू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन 90। तो डब्लू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई। अब साइन आई का वैल्यू हम फाइंड करें इस टेंगल में, टेंगल ए ओ बी में, तो साइन आई। अब दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आल्सो आई, आई सी हम उसको ले सकते हैं, ऐसा आई लिखे हैं उसको हम। तो आई सी इज इक्वल टू परपेंडी अपॉन हाइपो। इट मीन्स परपेंडी मीन्स आर एंड हाइपो मीन्स रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देन डब्लू म्यू ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम इसको ए म्यू डब्लू लिखें, ए म्यू डब्लू, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर, या इसी को हम ओनली म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा ए म्यू डब्लू या ए म्यू जी जो भी उसको हम म्यू ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देन म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमको आर फाइंड करने हैं। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, तो एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब ये फार्मूला से हम रेडियस, जिस सर्कुलर सरफेस को वो देख सकता है, उसका रेडियस हम लोग इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको h और म्यू गिवन है, h मीन्स डेप्थ, कितने डेप्थ से वो देख रहा है, और म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इस फार्मूला से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और जब रेडियस फाइंड हो जाएगा तो कितने एरिया को कवर कर रहा है ये फाइंड करना है। उसके लिए हम एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई करके उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फिश आई का जो व्यू है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड अगर हम कोई क्वेश्चन देखें तो शायद समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेते हैं फिश आई से रिलेटेड ऑफ द सर्कल, और ये भी पूछ सकता है कि एरिया ऑफ सर्कल। तो जब रेडियस फाइंड कर लेंगे तो एरिया फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, एक तो क्वेश्चन में दिया है कि एक फिश है लाइंग इनसाइड द वाटर कैन सी द आउटर वर्ल्ड इन ए सर्कुलर हॉरिजन, है ना, अंदर से वो बाहर आउटर वर्ल्ड को देख रहा है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मीन्स ए म्यू डब्ल्यू, या ओनली म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4/3, एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द वाटर, इट मीन्स उसका जो डेप्थ, जिस डेप्थ में वो है 12 सेंटीमीटर। तो कितने रेडियस को वो व्यू कर सकता है सरफेस में। तो अभी जो हमने रिलेशन बताया, ये भी जो किया आर इज इक्वल टू एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, है ना, दिस इज आल्सो इक्वल टू म्यू। तो इस फार्मूला से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो h का वैल्यू है 12
म्यू 4/3 स्क्वायर -1, देन r इज इक्वल टू 12/16/9 -1, तो ये हो जाएगा 12/16 - 9 7/9। तो क्या आ जाएगा ये r इज इक्वल टू 12/9 का √3 हो गया, और 3 को हम न्यूमरेटर में तो चला जाएगा 12×3 = 36/√7 सेंटीमीटर। ये हमको रेडियस मिल गया। अगर हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो यहाँ तक ये आंसर आ गया। अगर हमको सपोज क्वेश्चन में दे दिया कि उस सर्कल का रेडियस फाइंड करो, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला πr² अप्लाई कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी लेना हो हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया r², तो इसका स्क्वायर मीन्स 36 × 36 √7 का स्क्वायर 7। इसको हम कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको इस क्वेश्चन में रेडियस बस पूछा है, एरिया भी पूछेगा तो मैंने बताया किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फी साइज से रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन बताया। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस ये मैं कराऊंगा। आप लोग वेट कीजिएगा, जब भी हम अपलोड करेंगे आप देखिए, और इस तरह से आप लोग देखते रहिए। पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।